नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन है आप सभी का। आप सबके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में काफ़ी लंबे समय से क्या है हम आयोग को पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज ये जो हमारा लेक्चर है ये आयोग का अंतिम लेक्चर है। साथ ही साथ इसके अलावा आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि अब वंदे भारत पर क्या है, जो क्वेश्चन वाली वीडियो है वो बनकर आना बंद हो गई हैं। अब जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड सारे IMP क्वेश्चन जो हैं वो है आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर कर आप इस सभी लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा लिया कीजिए और अपने सारे लेक्चर्स को अच्छे से कंफर्म कर दिया कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम, और आज हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैं सभी आयोगों में कहते हुए आया हूँ कि इन आयोगों के हिंदी और अंग्रेजी नाम भी क्या है आप लोग याद रखा कीजिए। तो ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, क्या कहेंगे? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का अंग्रेजी पूर्णांतर है या अंग्रेजी संपूर्ण नाम है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, फिर देखिए इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी स्थापना संतानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, संतानम समिति वर्ष 1962 में अस्तित्व में आई और 1964 में क्या है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए यही बन जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो संतानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद देखिए किस लिए की गई? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के निराकरण के लिए क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद देखिए ये जो स्थापना थी, हाँ, फिर देखिए स्थापना कब की गई इसकी स्थापना की गई 11 फरवरी 1964 के दिन। याद रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई 11 फरवरी 1964 के दिन। अब देखिए इसकी जो स्थापना है वो है केंद्र सरकार के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के तहत की गई थी। यही कारण है कि पहले के समय में इसकी प्रकृति कैसी थी? ये एक गैर संवैधानिक संगठन था और गैर सांविधिक आयोग था। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है ये भी बन सकता है। इसके बाद प्रश्न आता है कि फिर कब इसको सांविधिक आयोग का दर्जा दिया गया? तो 2003 में CBC एक्ट 2003 के माध्यम से इसको सांविधिक आयोग का दर्जा दिया गया। तो इतने डाटा से आपके कई प्रकार के प्रश्न बनकर आते हैं, जैसे कि किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? संतानम समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्था या आयोग है जो कि भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के निराकरण हेतु कार्य करता है? CBC। ठीक है, इसके बाद स्थापना इसकी कब हुई? तो 11 फरवरी 1964 के दिन हुई। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति को लेकर सवाल उठ सकते हैं, आपके लिए कथन बनाकर दे सकता है कि पहले ये एक गैर सांविधिक व गैर संवैधानिक संस्था थी, बाद में क्या है इसको सांविधिक दर्जा दिया गया, या फिर ऐसे दे देगा एक बना के कि पहले ये एक संवैधानिक दर्जा थी, बाद में इससे इसका संवैधानिक दर्जा छीन लिया गया। तो दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है? ठीक है, ऐसे बन के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसके मुख्यालय के बारे में। इसका मुख्यालय है भारत के नई दिल्ली शहर में, और लगभग जितने भी अभी तक हमने आयोग देखे सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम बात करें इसकी संरचना के बारे में, तो ऐसी कोई खास बड़ी संरचना नहीं होती। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयोग होता है व 2 अन्य सतर्कता आयोग होते हैं, और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चयन समिति की सिफारिश पर करता है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है। तो याद रखिएगा इसकी संरचना के संबंध में कि एक मुख्य सतर्कता आयुक्त
बा 2 अन्य सतर्कता आयुक्त। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर? चयन समिति की सिफारिश पर। कौन कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष दल का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। इसके बाद देखिए कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल होता है 4 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। याद रखिएगा कार्यकाल सभी का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कितना कार्यकाल होता है? 4 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसके बाद देखिए इसमें भी क्या है, देखिए दोस्तों आपने ये वाली बात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में पढ़ी थी कि वह अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर काम नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार ये वाली बात भी क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों के लिए की गई है कि वह एक बार अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के योग्य नहीं रह जाते। तो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से 100% बन सकता है। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा आयोग है जिसके अध्यक्ष तथा सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के योग्य नहीं रह जाते। तो कौन सा आयोग है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। फिर देखिए इनको हटाता कौन है? तो इनको हटाता राष्ट्रपति है। ठीक है, रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करता है। इतना डाटा आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन भत्तों के बारे में। तो देखिए इसमें आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका वेतन किस आयोग के सदस्य व अध्यक्ष के बराबर होता है। तो इसमें क्या है, आप लोग बस ये याद रखिएगा कि सीबीसी के अध्यक्ष व सदस्य का वेतन यूपीपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य के वेतन के समान होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का वेतन किसके समान होता है। तो यूपीपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों के समान। इसके बाद देखिए योग्यता की बात करें तो ऐसी कोई योग्यता खास नहीं है। तो देखिए क्या योग्यता है कि अनुभवी सिविल सेवक होना चाहिए, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी, बीमा कंपनी या किसी सरकारी कंपनी में पद धारण किया हुआ हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आयोग का कार्य क्षेत्र। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये क्या करता है, भ्रष्टाचार संबंधी मामलों को देखता है। ठीक है, भ्रष्टाचार संबंधी मामलों का निराकरण करता है। तो भ्रष्टाचार के संबंध में सरकार और सरकार से जुड़े वह कौन कौन से अधिकारी हैं जिसकी ये देखरेख कर सकता है। तो देखिए केंद्र सरकार के ग्रुप ए व अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी, जो केंद्र सरकार है वहां पर भी क्या है, एक लेवल होता है अधिकारियों का। तो जो केंद्र सरकार के ग्रुप ए व अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी हैं उनकी ये जांच कर सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई करवा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सिडबीआई के ग्रुप डी व इसके ऊपर के अधिकारियों की क्या है, ये जांच कर सकता है। पब्लिक सर्विस बैंक के स्केल 5 के ऊपर के अधिकारियों की ये जांच कर सकता है और सरकारी बीमा कंपनी के प्रबंधकों की भी क्या है, ये जांच कर सकता है। फिर यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य ये है कि ये जो है अपना काम कभी भी खुद नहीं करता है। जी हाँ, सरकार ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने हेतु या भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या कर दिया, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कर दिया। और केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वह अपना काम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया के माध्यम से और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से करवाता है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वह अपना काम किससे करवाता है, सीबीआई और उसके अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखिए इसके ऑर्गेनाइजेशन में विशेष रूप से क्या है, इसके 3 रूप होते हैं। एक होता है सचिवालय, एक होता है CTEO और एक होता है CDI। सचिवालय में एक सचिव होता है, संयुक्त सचिव होता है,
उप सचिव होता है, अपर सचिव होता है और कर्मचारी होते हैं। इनमें आपको ऐसा याद रखने की ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर आप देखिए CTEO, इसके बारे में याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी तकनीकी संबंधी मामले हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन ये करता है। ठीक है दोस्तों, जो भी तकनीकी संबंधी बात होती हैं, जैसे आजकल आप देखते हो कि जगह जगह पर क्या है, जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं उसमें जो डाटा एडिट किया जाता है, तो उसमें भी कोई व्यक्ति कुछ कर दे, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए, तो ये क्या करता है, एक तो देखिए ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की और उसके अधीन जो CBI होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसकी क्या है, ये मदद करता है। जो भी तकनीकी सहायता है वो CTEO प्रदान करता है। ठीक है, कौन, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है CDI, इसका फुल फॉर्म होता है कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। ठीक है, क्या होता है, कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। ये एक जांच अधिकारी के रूप में कार्य करता है और ये लोक सेवकों के विरुद्ध जांच पड़ताल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे NS राव और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो संजय कोठारी हैं। और वर्तमान अध्यक्ष जो संजय कोठारी हैं, इन्होंने 2020 से क्या है, अपना कार्यकाल ग्रहण किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके लिए, विस्टल ब्लोवर एक्ट, सूचना देने वाले, ये अधिनियम आया 2011 में। इसका कहना क्या था, इसका कहना ये था कि अगर कोई बड़े लेवल का अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उससे निम्न स्तर का व्यक्ति उसके विरुद्ध क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है, या उसके आसपास के सर्कल में कोई भी व्यक्ति क्या है उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। अब एक वाली बात ये भी है कि अगर हम उसके विरुद्ध शिकायत करेंगे और अगर उसको पता चल गया तो वो हमारे विरुद्ध कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बड़े लेवल का है तो हमको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में क्या है, सरकार हमारी पहचान को क्या है, गोपनीय रखेगी, बताएगी नहीं, और उसके ऊपर क्या है, कार्रवाई चलेगी, जांच पड़ताल होगी, और अगर वो व्यक्ति सही निकला तो फिर क्या है, उसे उसके पद से अपदस्थ कर कर सजा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बारी बात ये भी की गई है कि अगर सामने वाले द्वारा दी गई जो जानकारी है, ठीक है, जिस किसी भी व्यक्ति ने उसके खिलाफ शिकायत की है उसकी शिकायत गलत निकलती है, ठीक है, तो उसको 2 साल की जेल और 30,000 का जुर्माना होगा। याद रखिएगा, कितने साल की जेल, 2 साल की जेल और 30,000 जुर्माना होगा। और यहाँ पर भी एक वाली बात ये की गई है कि जो भी व्यक्ति शिकायत करेगा उसकी एक पहचान होनी चाहिए, उसके पास शिकायत का प्रूफ होना चाहिए, उसके पास क्या है, शिकायत का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, और इसको 13 मई 2014 के दिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से ही बनकर रह जाएंगे कि विस्टल ब्लोवर एक्ट, सूचना देने वाले एक्ट कब आया, 2011 में। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, 13 मई 2014 में। ठीक है, फिर पहचान इसके अंतर्गत गोपनीय रखी जाएगी। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति ने किसी अधिकारी के विरुद्ध गलत शिकायत की तो उसको कितना दंड भुगतना पड़ेगा, तो 2 साल की जेल और 30,000 का जुर्माना। इस प्रकार देखिए आज आपके सारे आयोग जो हैं समाप्त हो चुके हैं। इन शॉर्ट में आपको सबके सब आयोग खत्म करवा चुका हूँ। तो अब आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी अपने उसमें लगते रहिए। आयोग के बाद मैं दोबारा की से कोई नई सीरीज़ आपके सामने लेकर आऊँगा और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप सब टेलीग्राम ग्रुप में आकर इन सभी चैप्टर्स पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्विज को खेल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप अपना सारा ज्ञान कंफर्म कर सकते हैं। हर एक लेक्चर पर मैं कम से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव बनाकर वहाँ पर डालता हूँ, तो ज्वाइन कीजिए, लगाइए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।